फ्रेंड, मीडियम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ। 1886 का एक्ट। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति के अधिकार दिए गए तथा उसे विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। चार्टर एक्ट 1793 ईसा। इस एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। गवर्नर जनरल के बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिए गए। यदि गवर्नर जनरल बंगाल के बाहर जाता था तो उसे अपनी परिषद के असैनिक सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार प्राप्त हो गया। यह एक्ट वर्ष 1919 तक जारी रहा। चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। इसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत ही ईसाई मिशनरियों को भारत में लाइसेंस लेकर धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली। व्यापारिक गतिविधियां तथा क्षेत्रीय राजस्व दोनों के खाते अलग अलग कर दिए गए। पहली बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट पर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उदारवादी नीतियों तथा लेसेज फेयर के सिद्धांत का प्रभाव था। साथ ही भारत का प्रशासन 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधीन छोड़ दिया गया। इसके द्वारा कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्णतः बंगाल के अधीन कर दिया गया, जिससे एक प्रकार का प्रशासनिक एकीकरण हुआ। विधि निर्माण की शक्ति गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में निहित कर दी गई। परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक नया सदस्य सम्मिलित किया गया। नए सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल द्वारा पारित कानून, विनियमन, रेगुलेशन के नाम पर अध्यादेश ऑर्डिनेंस कहलाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बैंकटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन कंपनी के अधीन ही रहने दिया गया, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से सिविल सर्वेंट की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया तथा प्रतियोगी परीक्षा को इस नियुक्ति हेतु आधार बनाया गया। डायरेक्टरों की संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई। भारतीय विधियों की जांच के लिए ब्रिटेन में एक विधि आयोग की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यह अधिकार दिया गया कि वह नए प्रेसिडेंसी का निर्माण कर सकता है तथा उसकी सीमा में परिवर्तन भी कर सकता है। इस चार्टर में कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया। भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 12 सदस्य होते थे। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को गवर्नर जनरल वीटो अस्वीकार कर सकता था। गवर्नर जनरल के विधायी कार्य में सहयोग के लिए 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिनमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश और 4 प्रेसिडेंसियों बंगाल, बम्बई, मद्रास, उत्तर पश्चिमी प्रांत के प्रतिनिधि शामिल थे। विभिन्न प्रांतों से सदस्यों की नियुक्ति करने से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बल मिला। 1858 का अधिनियम। 1858 ईसा के कानून द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन की सत्ता को स्थापित किया गया। भारत का प्रशासन अब ब्रिटिश क्राउन द्वारा संचालित होने लगा। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई। इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जानी थी। 15 सदस्यों में से आधे सदस्यों की भारत में 10 वर्ष की सेवा का अनुभव होने की शर्त थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कर दिया गया। इस तरह दोहरे नियंत्रण की समाप्ति कर दी गई। अब गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा।
क्योंकि वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। प्रतिवर्ष भारत का लेखा तथा भारत संबंधी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया गया। सिविल सेवा की नियुक्तियां खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से की जाने लगी। भारत परिषद अधिनियम 1861 ईसा के अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। विधि निर्माण की त्रुटिपूर्ण प्रणाली, वायसराय की निषेधात्मक शक्ति तथा विधान परिषद में भारतीयों का 9 के बराबर प्रतिनिधित्व आदि कारणों ने ही भारत परिषद अधिनियम 1861 को जन्म दिया। वायसराय को इस बात के लिए अधिकृत किया गया कि वह प्रशासनिक व्यवस्था हेतु विधि बनाए। कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। वायसराय को विधान परिषद द्वारा पारित विधियों को वीटो अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त थी। विधान परिषद की स्थापना बम्बई 1861 ईसा, बंगाल 1862 ईसा, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1886 ईसा, पंजाब 1897 ईसा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1861 ईसा का भारतीय परिषद अधिनियम संवैधानिक विकास में असफल रहा था। इसमें पर्याप्त सुधार के लिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड रिपन के प्रशासन तथा इल्बर्ट बिल विवाद के मुद्दे, 1885 ईसा में कांग्रेस की स्थापना आदि इस अधिनियम को पारित करने के मुख्य उद्देश्य थे। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्याओं में वृद्धि के साथ उनके कार्य शक्तियाँ तथा रचना की बात कही गई। केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 निर्धारित की गई। इस अधिनियम द्वारा परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों दोनों के लिए यही व्यवस्था थी, परंतु यदि प्रशासन आवश्यक समझे तो बिना कारण बताए प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर सकता था। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करना था। इस अधिनियम में चुनाव प्रणाली को तो स्वीकार किया गया, परंतु इसे स्पष्ट नहीं किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। जिस समय भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लागू किया गया, उस समय भारत में लॉर्ड मॉर्ले तथा भारत सचिव लॉर्ड मिंटो वायसराय था। इसलिए इस अधिनियम को लॉर्ड मॉर्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इस अधिनियम का लक्ष्य भारत के लोगों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करना नहीं, बल्कि विधान परिषदों को परामर्शदात्री संस्थाओं के रूप में विकसित करना था। मताधिकार केवल उन्हीं लोगों को दिया गया जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये थी, या वे जो 1,000 रुपये लगान के रूप में देते थे। बंगाल में वे ही वोट दे सकते थे जिनके पास नवाब या राजा की उपाधियां थी। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919। यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1917 के आधार पर निर्मित किया गया था। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में व्यापक संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव किया गया था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी। मत देने का अधिकार संपत्ति संबंधी योग्यता पर आधारित थी। महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू किया गया था। कुछ प्रांतों में यूरोपियनों, एंग्लो इंडियनों तथा भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। एक सदन को राज्य परिषद तथा दूसरे को विधान परिषद कहा गया। इसकी एक प्रमुख विशेषता प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र का परिसीमन था। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच प्रशासन के विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतीय 2 वर्गों में विभक्त किया गया। प्रांतीय शासन के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। इसके अनुसार प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित नामक 2 वर्गों में बांटा गया। द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता लाकोनिस कार्टिस था। 1919 के अधिनियम की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि उसके द्वारा भारत सचिव की परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। वर्ष 1928 का
ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक लगाता था।